सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 के इतिहास विषय का पाठ 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है का आगे का प्रकरण प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ये देखा था कि कैसे इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी महासागर से होते हुए भारत के कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में व्यापार करने आए थे। इन्होंने मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब से व्यापार करने के लिए रियायत का मतलब होता है छूट के लिए उन्हें मना लिया था। फिर उन्होंने कलकत्ता के अंदर एक फैक्ट्री स्थापित की और अब वो अधिक से अधिक टैक्स ना देने के लिए स्थानीय शासकों के साथ उनका टकराव होने लगा और इस तरह से उनके बीच में अब युद्ध भी होने लगे। तो बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उनके साथ इनके टकराव काफ़ी हद तक बढ़ गया और इसका परिणाम हुआ प्लासी का युद्ध। तो चलिए देखते हैं प्लासी का युद्ध। देखो, सबसे पहले तो ये कि ये प्लासी, इसका नाम प्लासी कैसे पड़ा। ये अंग्रेज़ों ने इनका नाम है जो वो बिगाड़ कर रखा। इसका जो वास्तविक नाम है वो है पलाश। पलाश के फूलों के कारण यहाँ पलाश के फूल ज़्यादा मिलते हैं, जो कि लाल रंग के और सुंदर सुंदर फूल होते हैं और उन फूलों से गुलाल बनाया जाता है जो कि होली पर काम आता है। तो पलाश से अंग्रेज़ों ने इसको प्लासी बना दिया। तो चलिए देखते हैं 1756 में जब अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने तो कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी डर था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायत दे और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। कंपनी ने ऐसा प्रयास भी किया और सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदी मतलब एक तरह से दुश्मन, उनमें से किसी को नवाब बना दिया, लेकिन कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और जो बाकायदा राजस्व है वो चुकाए। जब दोनों ही पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाज़ार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाबों की फ़ौज ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला लगा दिया और अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज़ जहाज़ों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। जब कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास के अंदर कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया, यानी मद्रास से भी अब सैनिक कलकत्ता की तरफ आ गए थे। तो इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। तो इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफ़र की कारगुजारियाँ थी। तो यानी कि सिराजुद्दौला के सेनापति था मीर जाफ़र, और मीर जाफ़र की टुकड़ी ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने उसे यह कहकर अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को वो हटा देंगे और मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाएगा। इसलिए वो लालच में आ गया और उसने उस टुकड़ी में अपनी टुकड़ी के साथ युद्ध में भाग नहीं लिया। ये एक चित्र देखिए, ये एक सभा का चित्र है और ये है लंदन के अंदर। तो इसका नाम है ईस्ट इंडिया हाउस, लंदन हॉल स्ट्रीट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स की लंदन में स्थित लंदन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठकें होती थी। ये देखो सभी बैठे हैं, यहाँ बैठकें होती थी। वह ऐसी ही सभा का यह एक चित्र है। और ये देखिए इधर है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला।
इसके बाद संपन्नता का आश्वासन कि हमें उन्होंने इंग्लैंड के अंदर, जो इंग्लैंड के लोग थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। तो प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ता से यह चिट्ठी इंग्लैंड भेजी थी। क्या लिखा उसने कि लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ये तो एक व्यापारिक कंपनी थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी। तब उन्होंने लिखा कि ये हमारे लिए इतने बड़े विशाल भारत को संभालना एक बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में हमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ, क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज़ है जिस पर इतना शोर मचाना उचित होगा। तो यानी कि उन्होंने, रॉबर्ट क्लाइव ने इंग्लैंड के विदेश मंत्री को यह आश्वस्त किया कि हमें इतना धन संपदा वहाँ से मिल सकती है। लेकिन इसका देखो कि नवाब भी शिकायतें करते थे कि 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में क्या कहा था कि जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन दे दी जाए। उन्हें वह ज़मीन तो मिल गई, पर उन्होंने तो वहाँ एक मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। इसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए जो कि नदी से जुड़ते हैं। दीवारों पर उन्होंने ना जाने कितनी तोपें तैनात कर दी हैं। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपने मातहत रखने के लिए तैयार कर लिया है और 1 लाख रुपए राजस्व भी वो वसूल कर रहे हैं। वे संख्या औरतें और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट खसोट कर रहे हैं। तो इसके बाद देखो कि प्लासी की जंग महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है, क्योंकि भारत में यह अंग्रेज कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उनका मकसद क्या था, उनका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत थी। जल्दी ही कंपनी को यह एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी अब आसान नहीं है। तो कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपना प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। संप्रभुता हमने पहले भी पढ़ा था कि स्वतंत्र व्यक्ति, तो इन नवाबों को ये दिखाना होता था कि हम अभी भी स्वतंत्र हैं, हम अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं बने हैं। इसलिए वो बिल्कुल उनके इशारों पर नहीं चलते थे। तो फिर कंपनी क्या करती, जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटा दिया और मीर कासिम को नवाब बना दिया। और जब मीर कासिम भी परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई में, ये बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, 1764 में, उसको भी हराना पड़ा और हरा करके उसे बंगाल से बाहर कर दिया और मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बनाया। अब नवाब क्या करता, हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाता था। तो कंपनी अपने सैनिक खर्चे से निपटने, व्यापारिक ज़रूरतों और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और ज़्यादा पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके और ज़्यादा कमाई चाहती थी। तो 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल गए थे। तब कठपुतली नवाबों के साथ अपने ख़राब अनुभवों को देखते हुए रॉबर्ट क्लाइव ने यह ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 में मुग़ल सम्राट कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर भी नियंत्रण मिल गया। यानी मुग़ल सम्राट ने क्या किया,
कि अब अंग्रेज़ों को ही बंगाल की दीवानी दे दी। तो इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई। जब 18वीं सदी की शुरुआत थी तब भारत के साथ उनका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें कैसे खरीदते थे वो, तो ब्रिटेन से वो सोना और चांदी लाते थे और सोना चांदी के बदले में वो भारत में बनी हुई चीज़ें खरीदते थे। तो इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए और कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि बाकी तो सब कुछ भारत में मिलता ही था, इसलिए उन्हें अपना सोना और चांदी देना पड़ता था। तो प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी अब कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही, क्योंकि अब क्या होता कि भारत से जो आमदनी हो रही थी उसी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी और इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीदती थी और अपनी फ़ौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किले और दफ्तरों के निर्माण की लागत भी उठा सकती थी। तो इसके बाद क्या हुआ कि अब कंपनी का हर अफसर अपने आप को नवाब मानने लगा। तो नवाब बनने का क्या मतलब था कि इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और भी फ़ायदे थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा। तो प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए मजबूर कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा दें। तो खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी और 1767 में वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ। तब उसकी दौलत कितनी थी? 4,11,000 पाउंड के बराबर। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का काम सौंपा गया। तो जहाँ ताकत और पैसा होता है वहाँ भ्रष्टाचार आता ही है और अंग्रेज़ कंपनी के अंदर भी अब भ्रष्टाचार फैलने लगा था। 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी, क्योंकि उसने इतना पैसा इकट्ठा किया और ये पैसा कहाँ से आया। तो सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेह वाले लगे, तो उसे भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी तो कर दिया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली थी। देखो उसने खुद अपने आप को वो क्या दिखाता था, कैसे मानता था अपने आप को। तो संसद की एक समिति के सामने जब उसकी सुनवाई हो रही थी तो सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने ज़बरदस्त संयम का परिचय दिया। तो देखो उसने क्या कहा कि उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहाँ प्लासी के जीत ने मुझे लाकर खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था, एक संपन्न शहर मेरी दया पर था, उसके और सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरेबान खींच रहे थे, यानी आपस में लड़ रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए ही खुले हुए थे, एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद ही हैरान हूँ। तो कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत तो इकट्ठा नहीं कर पाए, लेकिन बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए हुए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन जाकर आराम की ज़िंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए और उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। और इंग्लैंड के लोग यानी उन्हें वहाँ के लोग क्या कहते थे? नवाब कहते थे। और यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया। लोग उन्हें अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियतों में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। यानी इंग्लैंड के लोग उन्हें क्या ऐसे मानते थे कि भारत में जाएंगे तो वो अमीर बन जाएंगे और उनकी हैसियत है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। तो वो ऐसे लोगों के रूप में इन अंग्रेज अफसरों को देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।